गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर सुख यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की इस नए वीडियो सेगमेंट से हम लोग डिस्कस करेंगे जीन क्या है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ जीन। और आगे चलकर हम लोग फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जीन क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जीन। तो जीन, जैसा कि बच्चों हम लोग डिफाइन करते हैं कि जीन इज़ द सेगमेंट ऑफ द डीएनए which have some genetic informations and have the capability to express the characters or traits। जीन जो होता है वो डीएनए का एक सेगमेंट्स होता है जिसके अंदर कुछ सूचनाएं, अर्थात जिसके अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं जो माता पिता से संतान में इनहेरिट हो जाती हैं। मेंडल साहब ने सबसे पहले इसको फैक्टर कहा था। उन्होंने ये बताया था कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो माता पिता के कैरेक्टर को संतान में इनहेरिट करते हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी अर्थात जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र होते रहते हैं। उसको उन्होंने जीन कहा था। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले जीन किसने दिया था। द टर्म जीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द जॉनसन इन 909 बेस्ड ऑन द मेंडेलियन फैक्टर। जीन शब्द सबसे पहले जॉनसन ने सन 1909 ईस्वी में दिया था और ये मेंडेलियन फैक्टर पर आधारित है, क्योंकि मेंडल साहब ने सबसे पहले इसको क्या कहा था, फैक्टर कहा था। सबसे पहले जीन या फिर जेनेटिक्स से रिलेटेड किसी ने अगर सोचा था, किसी ने महान वैज्ञानिक ने ऐसे सोचा था, तो उस महान वैज्ञानिक का नाम था, जो जेनेटिक्स के फाउंडर्स कहे जाते हैं, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब। उन्होंने सबसे पहले जीन को क्या कहा था, फैक्टर्स कहा था। द जीन कंसेप्ट वॉज गिवन बाय सटन। जीन कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया था, सटन साहब ने दिया था। स्टडीड एंड एलेबोरेटेड बाय द मॉर्गन, ब्रिज एंड मूलर। इसके विषय में बहुत अच्छे से अध्ययन और इसको ज़्यादा एलेबोरेट करके अगर किसी ने दिया तो टी.एच. मॉर्गन, ब्रिज और मूलर साहब ने जीन के विषय में बहुत कुछ बताया है ना। आपके दिमाग में एक विचार आ रहा होगा कि जीन कहाँ पाया जाता है। तो आइए इस वीडियो सेगमेंट्स में हम इस फिगर के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि जीन कहाँ पाया जाता है। जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है कि जब सेल डिवीज़न होता है तो सेल डिवीज़न में मेटाफेज स्टेज में कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोज़ोम कहते हैं। इस क्रोमोज़ोम को अगर हम अनफोल्ड कर देते हैं तो देखते हैं कि लूप जैसी संरचना दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है, लूप जैसी संरचना दिखाई देती है। अब इस लूप को फिर फर्दर अगर अनकॉइल्ड करेंगे तो ऐसे कॉयल संरचना देखने को मिलती है इस प्रकार से। अब इसको जब और हम ज़्यादा अनफोल्डेड करते चले जाएंगे तो इस प्रकार से देखेंगे कि जैसे धागे में बीड्स बनी होती हैं, गट्ठी मारी होती है, गांठ मारी होती है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मोतियों के माला पिरोए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो डीएनए होता है, डीएनए पर इस प्रकार से छोटे 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 गांठ जैसे संरचना दिखाई देती है, जिसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है, इट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन विथ डीएनए। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का जो एक कंबाइंड फॉर्म होता है, जो गट्ठी जैसी संरचना दिखाई देती है, उसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियोसोम। आगे जब हम इसको अनफोल्ड करते हैं तो ये देखते हैं कि न्यूक्लियोसोम में ये जो देखने को मिलता है उसमें हिस्टोन का ऑक्टामर्स होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोन के जो ऑक्टामर हैं इसमें आप देखेंगे तो H1 H3A H2A H2B H3 और H4, और साथ ही साथ जो H1 हिस्टोन प्रोटीन होता है वो क्या करता है, उनको बाइंड करने का काम करता है। और एक चीज़ और आप देखेंगे कि दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का जो काम करता है, दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का काम जो काम करता है उसको हम लिंकर डीएनए कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियोसोम ये है, एक न्यूक्लियोसोम ये, इसको जो लिंक करने के जोड़ने का काम कर रहा है उसको हम लिंकर डीएनए कहते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन H1 है, ठीक। इस प्रकार से जब इसको आप और अनफोल्ड करेंगे तो आप देखेंगे इस प्रकार से डबल स्ट्रैंड, देखिए ये डबल स्ट्रैंड, ये आपको संरचना दिखाई दे रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। अब इसी डीएनए पर क्या होता है, इसी डीएनए पर कुछ सेगमेंट्स होते हैं। इसी पर जीन जो होते हैं बच्चे वो लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं, इसी क्रोमोसोम पर जो जीन होते हैं वो लीनियरली अरेंज होते हैं, और उस पर्टिकुलर स्थान को जहाँ जीन पाए जाते हैं उसको हम लोकस कहते हैं। तो ये कुछ सेगमेंट में जीन जो हैं ये हमारे कुछ कैरेक्टर्स को लिए रहते हैं, अर्थात कुछ सूचनाएँ इन्हीं के ऊपर क्या होता है, नोटेड होता है, और ये कैरेक्टर्स, ये सूचनाएँ जीन के माध्यम से बच्चों में, अर्थात जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं या प्रोजेनी होते हैं उनके पास पहुँचा दिए जाते हैं। तो ये तो रहा कुछ बेसिक जानकारी जीन के विषय में। अब आइए कुछ हम समरी देख लेते हैं, समरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ जीन कॉन्सेप्ट। जीन कॉन्सेप्ट के विषय में उसके एवोल्यूशन से रिलेटेड क्या समरी है, आइए बात करते हैं। सन 1866 1866 ईस्वी में सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने
जीन को क्या कहा, अ यूनिट फैक्टर्स दैट कंट्रोल्स द स्पेसिफिक फिनोटिपिक ट्रेट्स। उन्होंने कहा कि जीन एक यूनिट फैक्टर्स होता है जो हमारे अंदर के जो फिनोटिपिक ट्रेट्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहाँ आप रिमार्क करते चले जाएंगे, ये जो मैं बता रहा हूँ इट इज़ अ टाइप ऑफ द फंक्शन, ये जीन की एक फंक्शन है जिसको डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट ढंग से बताया, अपने अपने कंसेप्ट को, अपने अपने विचारों को दिया। क्या कहा उन्होंने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले जीन के विषय में उन्होंने 1866 ईस्वी में ये बताया कि जीन इज एज लाइक अ यूनिट फैक्टर्स, वो एक प्रकार का यूनिट फैक्टर्स होता है दैट कंट्रोल्स द स्पेसिफिक फिनोटिपिक ट्रेट्स, जो हमारे लक्षणों को, जो हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे हमारे जो स्किन का कलर है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द जीन, अर्थात इस स्किन के कलर को बनाने वाला कोई स्पेसिफिक जीन होगा जो ट्रांसक्रिप्शन करता है और ट्रांसलेशन करने के बाद प्रोटीन सिंथेसिस करता है, अर्थात कलर को बनाने वाला प्रोटीन क्या करता है, कोड करता है। अगर बाय द वे वो प्रोटीन बनाने वाला कोड ना हो, अर्थात वो प्रोटीन ना बनाए, अर्थात वो कोड न कर पाए, तो हमारे शरीर से वो कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा और हम बिल्कुल एल्बिनो दिखने लगते हैं। तो कोई भी हमारे कैरेक्टर, जैसे हमारे हेयर का कलर हो गया, हमारे स्किन का कलर हो गया, हमारे आई का कलर हो गया, हमारा हाइट हो गया, और जितने भी हमारे बहुत सारे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, उन सबको कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन होगा। अगर वो जीन कोड नहीं करेगा, वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, उस कैरेक्टर से रिलेटेड प्रोटीन नहीं बना पाएगा, तो समझिए वो कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में प्रतिबिंबित नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा, है ना। और वो जो प्रतिबिंबित नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा, इसका मतलब ये कहा जाएगा कि ये हमारा जो जीन है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा इस कैरेक्टर्स के लिए। तो सबसे पहले मेंडल साहब ने बताया कि जीन इज अ टाइप ऑफ द यूनिट फैक्टर्स दैट कंट्रोल्स द स्पेसिफिक फिनोटिपिक ट्रेट्स। तो हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में जो भी लक्षण प्रतिबिंबित होते हैं, इसके लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल जीन होगा। जैसे सपोज दैट हम देख रहे हैं, हमारे आँख का जो विजन है, इस विजन को बनाने के लिए, इस विजन को प्रतिबिंबित करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल जीन होगा। अगर ये जीन कोड नहीं करेगा, अगर ये जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तो उससे रिलेटेड प्रोटीन नहीं बन पाएगा, और जो प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो हमारा जो सेल है, हमारे जो आँख का सेल है, वो विजन को नहीं दिखा पाएगा, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। तो हर एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल जीन होता है, और वो जीन कोड करता है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सच टाइप्स ऑफ द कैरेक्टर्स। ठीक, आइए बात करते हैं सन 1902 ईस्वी में सर आर्चीबाल्ड गैरार्ड ने क्या कहा जीन के विषय में। सर आर्चीबाल्ड गैरार्ड ने जीन के विषय में कहा वन जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक थ्योरी। उन्होंने कहा कि वन जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक थ्योरी का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक जीन के अंदर मेटाबॉलिक कैरेक्टर्स भी होता है। आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जीन होते हैं बच्चों, वो जीन क्या करते हैं। सबसे पहले जो अगर हम देखें तो जो डीएनए होता है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करता है, एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए के बाद जो ट्रांसलेशन करता है और प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन एंड एंजाइम। अब ये जो प्रोटीन या एंजाइम है, दे आर कैपेबल फॉर द मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज़ आल्सो। यही प्रोटीन या यही एंजाइम हमारे अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ सही से चल पाता है। किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए भी जीन रिस्पॉन्सिबल है, और इसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जीन होता है, जिसको सबसे पहले आर्चीबाल्ड गैरार्ड ने बता दिया। आइए बात करते हैं सन 1940 ईस्वी में बीडल एंड टॉटम ने क्या कहा। बीडल और टॉटम ने यह कहा कि वन जीन वन एंजाइम थ्योरी, कि प्रत्येक जीन में एंजाइम बनाने की टेंडेंसी पाई जाती है, कि प्रत्येक जीन के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, वो प्रोटीन बनाएगा। अगर वो जीन है तो एक्चुअल में वो कोड करेगा, है ना। जीन वही होता है जिसके अंदर ट्रांसलेशन की क्षमता पाई जाती है, जिसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन की क्षमता पाई जाती है, जो प्रोटीन कोड करता है, प्रोटीन के लिए संश्लेषण करता है, उसी को हम जीन कहते हैं। तो अब ये मैंने बताया कि अगर प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन इज आल्सो टाइप ऑफ द एंजाइम। तो यही कहा है बीडल एंड टॉटम ने कहा कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस जिसने दिया, वो कौन थे, बीडल एंड टॉटम। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीन एंजाइम बनाने का कार्य करते हैं, और वो एंजाइम हमारे टोटल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करते हैं। सन 1957 में यूएम इंग्राम ने क्या कहा। उन्होंने कहा वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड्स थ्योरी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीन के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो उसके अंदर क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड्स बनता है। अर्थात जितने भी बच्चों हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जितने भी हमारे पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, उनके अंदर हमारे जेनेटिक जो कैरेक्टर्स होते हैं, या जो हमारे इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स होते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं, उन्हीं पर रीड किए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा बताए जाते हैं। तो वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड्स थ्योरी जो दिया गया है, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड्स हाइपोथेसिस जो दिया गया है, वो यूएम इंग्राम के द्वारा दिया गया है। आइए बात करें 1916 में क्या हुआ। 1960 ईस्वी में
सी यानोस्की एंड उनके साथ को वर्कर्स जो थे, उनके साथी लोग जो उन्होंने एक साथ उन्होंने क्या कहा, जीन इज़ द यूनिट ऑफ द रिकॉम्बिनेशन। उन्होंने कहा कि हमारे बॉडी में पाए जाने वाले जो जीन होते हैं बच्चों, हम आपको बता दें कि हमारी बॉडी में लगभग 30,000 जीन्स पाए जाते हैं और सभी जीन जो होते हैं एक ही सेल से ओरिजिनेट हुए। क्योंकि मैंने बताया था कि वर्चो साहब ने बहुत बड़ा चीज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि जीन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टेंट सेल। उन्होंने कहा कि जो सेल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टेंट सेल। उन्होंने कहा कि जो कोशिकाएं होती हैं वो पहले से उपस्थित जो पुराने कोशिकाएं होती हैं वही उनका नए कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। तो जब बच्चों नए कोशिकाओं से कॉपी होकर नई कोशिका बनती है तो उसी कोशिकाओं के बीच में ही न्यूक्लियस होता है, उसी में डीएनए भी पाया जाता है और उसमें जीन होते हैं। तो ये सभी जो होते हैं सेम जीन बनते हैं। अगर नई कोशिकाएं बन रही हैं तो उसी में उसी का कॉपी अर्थात जीन अपने कॉपी करके दूसरे सेल में पहुंचा देता है। तो सभी जीन एक ही सेल से बने हैं, सभी सेल एक ही सेल से ओरिजिनेट हुए हैं। तो सब के अंदर जो जीन है बच्चों सब में बराबर होता है, सबका फंक्शन अलग अलग है। जहाँ उनको स्विच ऑन कर दिया जाता है वहाँ फंक्शन करते हैं, जहाँ उनको स्विच ऑफ कर दिया तो वहाँ वो फंक्शन नहीं करते। प्रत्येक जीन एक पर्टिकुलर स्थान पर काम करते हैं। उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल। मैंने बताया कि सेल का फंक्शन और सेल का स्ट्रक्चर दोनों अगर कंट्रोल होते हैं वो तो जीन के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। तो आइए पहले हम बात करते हैं कि 1916 में ये कहा गया कि जीन इज़ द यूनिट ऑफ द रिकॉम्बिनेशन। अर्थात हमारी बॉडी में कुछ ऐसे भी जीन होते हैं जो आपस में रिकॉम्बिनेशन करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं और वो नए कैरेक्टर को जन्म देते हैं। न्यू कॉम्बिनेशन जो होता है बच्चों वो किसके द्वारा होता है, क्रॉसिंग ओवर के। तो जीन के अंदर ये भी टेंडेंसी पाई जाती है कि वो क्रॉसिंग ओवर करके एक नया कैरेक्टर शो करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, आपको पता होगा कि जेनेटिक्स, मैंने डेफिनेशन बताया था कि जेनेटिक्स क्या होता है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो मैंने बताया कि जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी और वेरिएशन को पढ़ते हैं। हेरिडिटी में मैंने बताया कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, माता पिता के कैरेक्टर का जो संतान में ट्रांसफर होता है उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। अब बाद में वहाँ वेरिएशन भी लगा। कोई भी बच्चा अपने माता पिता जैसा रिजेंबल तो करता है लेकिन 100% डिक्टो कॉपी नहीं होता, आइडेंटिकल कॉपी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ वेरिएशन देखने को मिलता है। और ये वेरिएशन किसकी वजह से होता है? या तो म्यूटेशन की वजह से होता है या तो रिकॉम्बिनेशन की वजह से होता है। तो ये रिकॉम्बिनेशन क्या होता है कि माता पिता के कुछ ऐसे भी जीन होते हैं जहाँ रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है और वो न्यू कैरेक्टर्स को जनरेट करते हैं और इसी की वजह से वेरिएशन देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसे जीन होते हैं जिसमें रिकॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है। अब देखिए, हम अर्ली 1970 की बात करें तो 1970 का समय है, उसमें ईवी लिविस ने क्या कहा था। उन्होंने कहा कम्प्लीमेंटेशन, उन्होंने क्या किया, कम्प्लीमेंटेशन टेस्ट इन ड्रोसोफिला। उन्होंने ड्रोसोफिला पर कम्प्लीमेंटेशन टेस्ट किया। क्या किया? ड्रोसोफिला पर उन्होंने कम्प्लीमेंटेशन टेस्ट किया। इस प्रकार से हम लोगों ने जीन कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समराइज करके देख लिया कि कुछ ऐसे महान वैज्ञानिकों के विचार जीन के विषय में क्या थे, इन्होंने अलग अलग ढंग से समझाया है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्लासिकल डेफिनेशन अबाउट द जीन। जीन का कुछ क्लासिकल डेफिनेशन क्या है। जीन इज द यूनिट ऑफ द फंक्शन दैट इज द वन जीन स्पेसिफाई वन कैरेक्टर रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन। जीन जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, बहुत अच्छा चीज़ है। इसको हम क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन कहते हैं। अर्थात एक फंक्शनल जीन क्या होता है, फंक्शनल जीन के अंदर क्या होता है, अर्थात कोडिंग कैपेसिटी पाई जाती है, उसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा और प्रोटीन सिंथेसिस के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो ये कहा गया है कि जीन इज द यूनिट ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन का एक यूनिट है। जैसे कि मैंने बताया कि प्रत्येक कोशिकाओं का स्ट्रक्चर या फंक्शन अगर वो कंट्रोल होता है, वो परफॉर्म होता है, वो रेगुलेट होता है तो ड्यू टू द जीन की वजह से। तो जीन क्या होता है, ये हमारे फंक्शन का एक यूनिट है। कोई भी हमारे बॉडी में कोई भी कार्य होता है तो हर एक कार्य को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए क्या होता है, जीन होता है। अगर जीन ना हो बच्चों तो हमारे बॉडी में कोई भी वाइटल एक्टिविटीज संपन्न नहीं हो पाएगी। ऑल द वाइटल एक्टिविटीज, फंक्शन एज वेल एज द स्ट्रक्चर, ऑल द कंट्रोल्ड बाय द जीन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जीन इज द यूनिट ऑफ द फंक्शन दैट इज द वन जीन स्पेसिफाई वन कैरेक्टर। कहा गया ये कि प्रत्येक जीन एक स्पेसिफाई कैरेक्टर को शो करता है। हर एक जीन के अंदर कोई ना कोई कैरेक्टर, कोई ना कोई ट्रेड को एक्सप्रेस करने की क्षमता पाई जाती है अगर वो जीन है तो। सही भाषा में हम लोग अगर जीन की बात करते हैं बच्चों तो हर समय हम लोग कोडिंग जीन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कोडिंग जीन की बात करते हैं कि जो जीन कोड करेगा फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द प्रोटीन एज वेल एज द एंजाइम, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस की कैरेक्टर्स पाई जाएगी, जिसमें ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन पाई जाएगी, उसको ही हम जीन कहते हैं। तो जीन क्या है, इट इज़ द यूनिट ऑफ द फंक्शन, वन जीन स्पेसिफाई द वन कैरेक्टर, रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन। तो जीन वो होते हैं जो फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जीन वो होते हैं जिसमें रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जीन वो होते हैं जिसमें म्यूटेशन देखने को मिलता है, उत्परिवर्तन देखने को मिलता है ना।
अर्थात न्यू कॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर कराने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? जीन होता है। अगर कोई म्यूटेशन होता है हमारे जीन में कहीं बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो उस डिफ़ॉल्ट की वजह से जो वेरिएशन दिखता है, जो अंतर दिखता है संतान में, जो उसके कैरेक्टर में थोड़ा सा बदलाव दिखता है, इट इज़ ड्यू टू द म्यूटेशन, इट इज़ ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन। और जो कैरेक्टर माता पिता का बच्चों में ट्रांसफर होता है, इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द जीन, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या इस जीन के विषय में कही गई है। अगला आप देखेंगे, ये देख रहे हैं, ये क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम पर बच्चों ये जो जीन है वो जिस स्थान पर पाया जाता है, उस जीन को, उस स्थान को हम लोकाई कहते हैं। और क्रोमोसोम पर जीन जो होते हैं वो लीनियरली अरेंज्ड होते हैं, है ना। कैसे अरेंज होते हैं? लीनियरली अरेंज होते हैं। और इसके दो फॉर्म होते हैं जीन में, जो हम अलील्स कहते हैं वो दो, अर्थात दो एक पेयर में होते हैं। और इनके दो फॉर्म होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रेट्स कह देते हैं, जिनको हम अलील्स कह देते हैं। आइए इसके मॉडर्न डेफिनेशन को समझे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जीन इज द यूनिट ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जीन क्या होता है? इट इज़ द यूनिट ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। हमारे माता पिता की जो सूचनाएं होती हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो जो संतान में इनहेरिट होते हैं, इट इज़ ड्यू टू द जीन। तो जीन को हम क्या कह सकते हैं? यूनिट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इसको हम जो सूचनाएं लिखी जाती हैं हमारे कैरेक्टर से रिलेटेड, हमारे ट्रेट से रिलेटेड जो सूचनाएं लिखी जाती हैं वो किस पर इंगित होती हैं? जीन पर। इसीलिए जीन को क्या कहते हैं? इट इज़ द यूनिट ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। दैट इज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट स्पेसिफाई द पॉलीपेप्टाइड्स। इसमें क्या होता है? डीएनए का एक सीक्वेंस होता है जो एक स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड को शो करता है ना। जो स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड को शो करता है, अर्थात जो प्रोटीन बनाने का काम करता है, जो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, जो ट्रेट्स को एक्सप्रेस करता है, इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द जीन। इंक्लूड्स कोडिंग एज वेल एज द नॉन कोडिंग रेगुलेटरी सीक्वेंस। इसी जीन पर रेगुलेटरी और कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रेगुलेटरी सीक्वेंस भी पाए जाते हैं। कुछ ऐसे जीन होते हैं जो कोड करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, और कुछ ऐसे जीन होते हैं विच डज नॉट कोड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। कुछ जीन ऐसे होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, अर्थात कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं, लक्षणों को दिखाते हैं। और कुछ ऐसे जीन होते हैं जो हर समय स्विच ऑफ होते हैं, वो कोड नहीं करते हैं, अर्थात कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उसको हम नॉन कोडिंग जीन कहते हैं। तो जीन पर दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, कोडिंग सीक्वेंस भी देखने को मिलता है और नॉन कोडिंग रेगुलेटरी सीक्वेंस भी देखने को मिलता है ना। आइए बात करते हैं रिसेंटली। अगर अभी आधुनिक की हम बात करें तो इस समय रिसेंटली क्या किया गया है? एक नया डेफिनेशन दिया गया है जीन के विषय में। रिसेंटली द सीक्वेंस ऑन्टोलॉजी कंसोर्टियम रिपोर्टेड, उन्होंने एक रिपोर्टिंग दिया, उन्होंने बताया जीन के विषय में क्या बताया, यहाँ से समझेंगे। जीन के विषय में इन्होंने कहा कि locatable region of the genomic sequence corresponding to a unit of inheritance which is associated with the regulatory region, transcribed region and और अदर फंक्शनल सीक्वेंस रीजन। उन्होंने कहा कि जीन एक ऐसा लोकलाइज्ड रीजन होता है, अर्थात जीन एक ऐसे क्रोमोसोम के लोकलाइज्ड रीजन पर पाया जाता है जिस पे क्या होता है? उसको हम क्या कहते हैं? जीनोमिक सीक्वेंस कहते हैं। ये एक ऐसा लोकलाइज्ड रीजन होता है किसका? जीनोमिक सीक्वेंस का, विच इज करेस्पॉन्डिंग टू द यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस, जो इनहेरिटेंस का एक यूनिट कहा जाता है। और वो एसोसिएटेड होता है किससे? अर्थात जीन पर रेगुलेटरी रीजन भी देखने को मिलता है, उस पर ट्रांसक्रिप्शन रीजन देखने को मिलता है, और कुछ अदर सीक्वेंशियल रीजन भी देखने को मिलता है। तो इस जीन, अर्थात जीन ऐसा होता है जो एक क्रोमोसोम पर लोकलाइज्ड रीजन होता है, जिसको हम जीनोमिक सीक्वेंस कहते हैं। जीनोमिक सीक्वेंस के रूप में वो लोकलाइज्ड होता है ऑन द क्रोमोसोम, और वो करेस्पॉन्ड्स करता है, किसको ले जाने का काम करता है? हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स को ले जाने का काम करता है, हमारे ट्रेट्स को, हमारे लक्षण को, हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ले जाने का काम करता है। तो सो इट इज द करस्पॉन्डिंग टू द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये हमारे इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये एसोसिएट होता है विद द रेगुलेटरी रीजन। इस पर रेगुलेटरी रीजन पाया जाता है जो रेगुलेट करने का काम करता है। इसमें ट्रांसक्रिप्शन पाया जाता है, और फाइनली ये ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन बनाने का कैपेबिलिटी रखता है, और साथ ही साथ इस पर कुछ और फंक्शनल सीक्वेंस भी देखने को मिलता है। यह अभी रिसेंट डेफिनेशन जो बताया गया है जीन के विषय में, ठीक। तो इट इज़ ऑल अबाउट द जीन। बच्चों आज हम लोगों ने जीन के विषय में इतना कुछ देखा है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे एसेंशियल फीचर्स के विषय में, कि जीन के क्या कुछ एसेंशियल फीचर्स होते हैं, इनके विषय में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। जीन के विषय में जो हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर बच्चों ये वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए अच्छा हो, आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों के, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। इसी प्रकार के वीडियो अगर आपको चाहिए बच्चों तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, कोई सुझाव हो तो जरूर लिखें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे जो हमारे नए नोटिफिकेशन है वो आपके पास तक पहुंचते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।